हैं अखबार आजकल और मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में। चलिए डालते हैं एक नजर आज के अखबारों पर और देखते हैं कौन सी खास खबरें हैं आज के अखबारों में और कौन सी सुर्खियां जो छिपी हुई हैं अखबारों के पन्नों में। तो आज के अखबारों में एक मेन जो हेडलाइन है वो राष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर है। पिछले काफी दिनों से राष्ट्रपति पद के नामों पर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसी को लेकर एनडीए का क्या रुख है, इसी को लेकर आज हर अखबार के फ्रंट पेज पर हेडलाइंस है। अक्षय, क्या कहते हैं आज के अखबारों की हेडलाइंस? Anjali, the Pioneer has written NDA keeps UPA guessing. So basically they have written consensus eludes, more consultations planned. The BJP-led National Democratic Alliance is thinking of challenging UPA's Pranab Mukherjee in the presidential election, but has stopped short of taking a final call. After a 2-hour meeting here on Sunday, NDA leaders decided to consult their chief ministers and other non-Congress leaders before taking a final decision. So basically NDA wants to buy some more time, have much more consultations. Now chief ministers are also going to be included in the realm of consultations, and after exactly having every kind of deliberation and every kind of consultation, NDA wants to open its cards. अक्षय, इसी को लेकर नव भारत टाइम्स ने जो हेडलाइन लिखी है, गुड़ा भाग में उलझा एनडीए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए अपना रुख तय करने की कोशिश कर रही है और फिलहाल इसी गुड़ा भाग में उलझी हुई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, राजग की बैठक भी बेनतीजा, अभी तक किसी एक आम सहमति पर नहीं आ पाई है एनडीए। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति के नाम को लेकर एक उहापोह वाली स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से डिफरेंट नाम सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये ठीक है कि अब वो अपना समय लेकर और फिर एक प्रबल दावेदार, एक सही नाम आगे रखना। देखिए, अभी भी डेडलाइन खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत टाइम है और एनडीए या किसी भी अलायंस को जितना टाइम है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके बेस्ट कैंडिडेट को आगे करना ही सबसे फायदेमंद रहेगा। सो आई थिंक इट्स एवरी राइट ऑफ एनडीए टू टेक मच मोर टाइम, हैव मच मोर कंसल्टेशंस एंड इवॉल्व एट अ कंसेंसस एंड गिव अस अ कैंडिडेट व्हिच इज मच मोर एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस। और जैसे कि अभी भी अलग अलग नामों पे विचार किया जा रहा है, तो शायद एनडीए का ये सोचना है कि वो सबकी राय सुनकर और एक अपनी आम सहमति बनाकर एक दावेदार का नाम सामने लाए। एक्चुअली यूपी और एनडीए में एक स्ट्रक्चर ऑफ जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी डिफरेंस है। आप देखिए, एनडीए में जो है बीजेपी के विद इन भी एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, हर एक की ओपिनियन की उतनी ही वेटेज होती है जितने की जो प्रेसिडेंट है उनकी। तो उस सिचुएशन में इट्स मच मोर ऑब्वियस कि एनडीए को यूपीए के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यूपीए में आप देखिए कांग्रेस की प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया गया था कि आप जो डिसीजन लेंगे वो माना जाएगा। बट एनडीए का जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। कोर कमेटी की बैठक होती है, एनडीए की बैठक होती है, हर एक की ओपिनियन को उतना ही वेटेज दिया जाता है और सबकी ओपिनियन सुनने के बाद एक आम सहमति से डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए हो सकता है कि यूपीए के कंपैरिजन में एनडीए जो है वो ज्यादा टाइम ले भी, एंड आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट ऑल्सो। कौन बनेगा राष्ट्रपति, इस बात का खुलासा होने में शायद अभी थोड़ा समय और लग सकता है। Anjali, but an interesting and a revealing news that the Pioneer has published today is, and it's related to the JPC that was constituted on the 2G scam. The Pioneer writes, Congress plotting the JPC escape route for P. Chidambaram. Panel meets today amid indications that no more politicians will be summoned. This is a very unfortunate and a very revealing news that the Pioneer has given to us. And let me just read what it has written in detail. In a move that will provide an escape route to Home Minister P. Chidambaram, the JPC on 2G scam is unlikely to summon any politician. The next JPC meeting on Tuesday is likely to take a decision in this regard under the pretext of speedy completion of the report and its submission by December. In his press briefing after the previous JPC meeting on June 5, JPC chairman PC Chako had virtually gave away his game plan when he said, "This time we are not going to seek any extension and want to submit the report by December 3rd week. To meet this deadline, we have to start drafting the report by September, so we have to cut short the list of witnesses." One thing that I also want to add here is, despite the alleged involvement of so many of politicians, not a single political leader has been summoned before the JPC. Bharatiya Janata Party, AIADMK and left members of the committee who are in a minority have all along demanded that Prime Minister Manmohan Singh, P. Chidambaram and many other former telecom ministers be summoned before the committee, but the UPA members of the committee are opposed to this. ठीक बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किस तरह से पी चिदम्बरम, जिनका एक के बाद एक नाम सामने आ रहा है, कई विवादों में उलझते जा रहे हैं, उनके लिए
एक कमेटी जो गठन की गई है, अब उसमें से उन पर निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा सकेगी। कह सकते हैं कि किस तरह से सरकार बचाने में जुटी हुई है पी चिदम्बरम। देखिए अंजलि, इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, विपक्ष जो है वो रिपीटेडली पी चिदम्बरम के ऊपर निशाना लगाए हुए थे, क्योंकि अगर आप देखें जो फाइनल असेंटिंग अथॉरिटी थे उस टाइम के द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम थे, बिकॉज ही वाज द फाइनल असेंटिंग अथॉरिटी। और विपक्ष का कहना लगातार रह चुका है कि अगर ए राजा कल्प्रिट है इसमें, तो जब फाइनल एजेंटिंग अथॉरिटी जो पी चिदम्बरम है वो भी उतने ही जिम्मेवार क्यों ना हो 2G स्कैम के लिए। तो इस सिचुएशन में जब यूपीए की मेजॉरिटी में जो जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, व्हेन they are not summoning any politician, certainly there is something wrong, something fishy that's going on in this process. And BJP, AIDMK and the left committee members have also opposed to this fact that why aren't you calling any politicians? So अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर पी चिदम्बरम को सिरे से क्लीन चिट दे देना कहीं हद तक मुझे लगता है कि सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है ये बात। और अक्षय, किस तरह से कांग्रेस के जो मंत्रियों के नाम एक के बाद एक किसी घोटाले में सामने आ रहे हैं, किसी न किसी गलत एक्टिविटी में सामने आ रहे हैं, और कांग्रेस उनको बचाने में जुटी हुई है। इसी का एक और नमूना दैनिक जागरण में एक खबर है फ्रंट पेज पर, देशमुख, शिंदे, चौहान को क्लीन चिट देने की तैयारी। सीबीआई, जिसको कि अब कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जाना जाता है, साबित करने में जुटी है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ विधायक खरीद मामले में केस बंद करने के बाद सीबीआई अब आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के तीनों मुख्यमंत्रियों विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और अशोक चौहान को क्लीन चिट देने की तैयारी में है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें चौहान सीबीआई की एफआईआर में नामजद आरोपी हैं। उसका रीजन ये है कि जो प्रधानमंत्री है उसके अंडर ही सीबीआई आती है। जी। और आपने जैसे कहा भी कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो ये जो खबरें हैं ये तो कब से मीडिया में है कि जो सीबीआई है वो कांग्रेस के हाथ में है। और अब पूरा मीडिया ही सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से रेफर करने लगा है। खुद सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया है, अशोक चौहान को, और अब उन्हीं को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है कांग्रेस मस्ट बी थिंकिंग दैट पब्लिक की मेमोरी से निकल जाएगा सब कुछ। अब इतना समय बीत गया है, अब तो निकल गया होगा ये सब बातें जो है दिमाग से। बट आई थिंक देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस फैक्ट मे बैकफायर बिकॉज इलेक्शंस ऑफ 2014 आर amidst the corner. Many state elections are also there. Maybe the people know that such games are very close and common with Congress. Let's see what happens. और जिस तरह से कांग्रेस की साख को लगातार चोट पहुंचती जा रही है, एक ना एक मामले में नाम सामने आता है उनके मंत्रियों का, तो अपने मंत्रियों का, आरोपियों का ही बचाव करने के बाद वो अपनी साख को कैसे संभाल सकते हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस की नीतियों पर। देखिए, एलिगेशन लगाना एक चीज होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करके बाहर निकलना एक चीज होता है। बट आप जैसे देखिए, अभी हमने पी चिदम्बरम की जब बात की, उन पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। वी आर नॉट सेइंग दैट ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। हम ऐसा नहीं चाहते कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन ही उनको आप जेल में डाल दीजिए, बट इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। बिल्कुल। तो आरोप आप साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन तो करिए, आरोप साबित होता है या नहीं ये बाद में पता चलेगा। बिल्कुल अंजलि। और अब आगे बढ़ते हैं, दैनिक जागरण के ही फ्रंट पेज पर एक और खबर है। पिछले काफी समय से जो हम बात करते आ रहे हैं, सड़ते हुए अनाज की देश में जो समस्या चली आ रही है, उसी को लेकर राजस्थान में भीग कर सड़ा 500 टन गेहूं। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा शुरू हो गई है, जबकि सरकारी खरीद का गेहूं खुले में पड़ा है। कोटा में 2 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा है। पिछले 2 दिनों में हुई वर्षा में इसमें से करीब 500 टन गेहूं भीग कर सड़ गया है। किसानों को बोनस देकर गेहूं खरीदने वाली सरकारी एजेंसियां अब समझ नहीं पा रही हैं कि बारिश का मौसम सिर पर होने की स्थिति में वे क्या करें। तो दूरदर्शिता की कमी है, साफ तौर पर हम कह सकते हैं। अगर सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर ली होती और इतना अनाज जो पहले ही सड़ चुका है, कम से कम जो अभी नहीं सड़ा था उसे तो बचा लेते। अंजलि, बहुत गंभीर स्थिति है खाने को लेकर। आप एक ऐसी कंट्री में जिसमें इतने सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उसमें आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इतना सारा मूल्यवान खाना आप वेस्ट कर दें, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द राइट पॉलिसीज इन प्लेस, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द राइट प्लेसेस टू स्टोर देम। इस पे आई थिंक हम कंटिन्यूसली आपने देखा होगा कि हर दिन एक ना एक ऐसी खबर जरूर आती है जो खाने के सड़ने के साथ रिलेटेड है। बट I think the state governments, the central government should come into action and rescue these food grains, because these food grains are very directly attached
to the right of life of a poor person. Anjali, on the international front, the news which is gaining headlines all over the place is the G20 meeting, where the Prime Minister will also be attending the meet. That the Pioneer has written, G20, India may ask Europe to come up with quick solutions. As G20 leaders meet in shadow of an ailing global economy and lingering Eurozone crisis, Prime Minister Manmohan Singh is expected to ask the European partners to come up with a swifter solution so that the economic growth of emerging markets like India is not trapped under its adverse impact. So basically this time's G20 meeting is going to be much more focused on the revival of the growth story of the entire world, because the entire world is caught in some kind of growth de-acceleration process. So this meet is probably centered around economy and the revival of economy, and especially the Eurozone crisis. जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आ रहे हैं, भारत पर भी काफी असर देखने को मिला है उसका। जिस तरह से रेटिंग पे रेटिंग घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर जैसा कि इस खबर में लिखा है कि G20 मेनली फोकस्ड होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। और अक्षा, आज की अगली खबर जो लगभग आजकल हर रोज अखबारों में छाई होती है, वो है दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर। बढ़ती गर्मी में किस तरह से दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रहा है, उसी को लेकर अमर उजाला ने लिखा है, पानी के लिए तड़पते रहे लोग, कई क्षेत्रों में नहीं हुई पर्याप्त आपूर्ति, हरियाणा ने नहीं दिया भरपूर पानी। राजधानी में पेयजल संकट की स्थिति में रविवार को भी कोई सुधार नहीं हुआ। अन्य दिनों की भांति ही लोग पानी के लिए तड़पते रहे। कई क्षेत्रों में घरों में पानी ही नहीं आया। इसके अलावा जल बोर्ड के टैंकर भी प्रभावित इलाकों में पानी लेकर नहीं पहुंचे। इसी को लेकर अमर उजाला में एक और खबर है, भाजपा ने आपात बैठक बुलाई है इस मुद्दे पर। बिजली, पानी और महंगाई को लेकर भाजपा प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी है। इस सिलसिले में रविवार को एक आपात बैठक बुलाई गई, जहां 22 जून को आयोजित जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने का आह्वान किया गया है। तो किस तरह से दिल्ली बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रही है, विपक्ष ने भी कई आंदोलन किए हैं। 22 जून को उनका जेल भरो आंदोलन है महंगाई, भ्रष्टाचार और पानी बिजली की किल्लत के खिलाफ। और अक्षय, क्या हाल है इस समय बिजली और पानी की किल्लत का राजधानी में? एक खबर जो राष्ट्रीय सहारा के फ्रंट पेज पर है, वो दर्शाती है सीधे तौर पर इस समस्या को, मुख्यमंत्री को आधा बाल्टी, केंद्रीय मंत्री को वो भी नहीं। काफी दिलचस्प लाइन है ये। शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जल संकट से उबरने के लिए कहा था कि मैं तो सिर्फ आधा बाल्टी पानी में गुजारा कर लेती हूँ, जिस पर अजीत सिंह ने ये बोला है कि मुझे तो वो आधा बाल्टी भी नसीब नहीं होता है। देखिए, जो न्यूज छापी है राष्ट्रीय सहारा ने, एक मजाकिया तौर पे है, बट अगर आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो बहुत ट्रैजिक सिचुएशन है। आपने जैसे पहले बताया, पानी बिजली को लेकर लोग जो हैं हताहत हैं लोग। अगर आपके पास पानी पीने को ना हो और इतनी गर्मी में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नेंस है आपकी स्टेट की, दैट्स जीरो। दिस इज व्हाट वी हैव सेड ऑल थ्रू आउट। बेसिक गवर्नेंस में, बेसिक अम्यूनिटीज में पानी, बिजली और खाना आता है। अब दो चीजें तो आपने पहले हटा दी और तीसरे की चीज जो है वो खाना सड़ रहा है। तो आप कैसी गवर्नेंस इस कंट्री को देना चाहते हैं, गॉड नोस। और दिल्ली में जो बिजली और पानी की समस्या है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है उसका कुछ पता नहीं। हालांकि लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, विपक्ष ने अपना स्वर ऊंचा किया है, आंदोलन छेड़ रखा है। अब शीला सरकार इस समस्या का कैसे सामना करती है, ये देखना अंजलि, एक चीज जो है बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट, वो ये है कि जो शीला सरकार है उसकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे। आप देखिए, रिपीटेडली हफ्ता दर हफ्ता ये बात हो गई है कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बट शीला सरकार की तरफ से ऐसा कोई रणनीति, ऐसी कोई काम में करने की कुछ ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखती कि जिससे वो इस प्रॉब्लम का समाधान ले पाए। सो दे डोंट सीम टू बी बॉदर्ड एट ऑल। मे बी बिकॉज शी इज 3-time चीफ मिनिस्टर, शी इज ओवर कॉन्फिडेंट दैट नोबडी कैन बीट हर। पर देखिए, जो इसका नुकसान है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है, और सबसे दुखद बात यही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जल संचय के लिए ये नसीहत तो दे देती हैं कि वो तो सिर्फ आधा बाल्टी पानी में स्नान कर लेती हैं, लेकिन इसकी किल्लत को वो दूर क्यों नहीं कर पा रही हैं? कहाँ सोई हुई है शीला सरकार, किसी को पता नहीं है। और दिल्ली सरकार की ही निष्क्रियता को लेकर एक और न्यूज राष्ट्रीय सहारा के पेज नंबर 3 पर छपी हुई है। कब शुरू होंगे 150 करोड़ के ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल? जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन अभी तक संचालन नहीं शुरू हुआ है, काम काज नहीं शुरू हुआ है। इसी को लेकर ये न्यूज है।
दिल्ली सरकार ने अपने 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों राजीव गांधी और जनकपुरी के संचालन का काम सोसाइटी को सौंपने का फैसला किया है। इसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन क्या सच में ऐसा संभव होगा, इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि इससे पहले भी इन अस्पतालों को लेकर कई फैसले लिए गए, लेकिन बस कागजों पर ही रह गए। तो जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में लिखा है कि 300 बेड वाला ये अस्पताल 2005 से पहले से बनकर तैयार हुआ है। हर 90 दिन पर यहाँ के स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में लिखा गया है कि 14 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ के बजट से बिल्डिंग 2003 से पहले बनकर तैयार हुई थी और अभी तक इनका जो कामकाज है वो ठप पड़ा हुआ है। तो 2005 और 2003 से पहले से बनकर तैयार हुई है 7, 8, 9, 10 साल का डिफरेंस रह चुका है अभी तक। 2003, 2005 और आज 2012 है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, लोगों की सुविधाओं के लिए इन अस्पतालों को बनाया गया है, उसके बावजूद अभी तक ये अस्पताल शुरू नहीं किए जा सके हैं। तो क्या कर रही है प्रदेश सरकार? अब इसका रीजन समझ नहीं आता है। अगर आपका हॉस्पिटल बन के तैयार है, लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार है, और ऐसी सिटी में जहाँ पे हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जी। उस सिटी में, उस प्रदेश में अगर आप हॉस्पिटल्स बन के तैयार भी हैं पर उनका यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं, तो पता नहीं क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे। शायद अस्पतालों में बिजली और पानी नहीं पहुंचा पा रही होगी सरकार, इसलिए अभी तक अस्पतालों का कामकाज ठप रखा है। Meanwhile, Anjali, today is the last day for DO application forms to be filled, and this is where most of the city editions of all the leading newspapers have written and picked upon this. Let me quote what the Hindu has written. The DO application process for admission ends today. Delhi University's application process for admission to all of its undergraduate courses will end on Monday, leaving close to 2 lakh students competing for the 54,000 seats available with the university. So today is the last day. After this, the process for cutoff will start, and between today and 24 June, which is probably the date for the first cutoff list to be published, will be the time when all the students will be totally anxious, nervous, and probably perplexed about what is going to happen. क्या कट ऑफ लिस्ट जो है वो इस बार और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, कुछ कमी आएगी, क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, इन्हीं प्रश्नों में उलझी रहेगी सारी स्टूडेंट जनता, जो कह सकते हैं, इस 7-8 दिनों के भीतर के दौरान। जी, तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन है। लाखों लोगों का सपना होता है डीयू में आकर पढ़ना, और आज के अखबारों की सबसे अच्छी खबर जो है वो स्पोर्ट्स पेज पर है। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप तीसरी बार जीत ली है। अखबारों का कहना है, राशि सहारा ने लिखा है, वाह साइना वाह, तीसरी बार जीता इंडोनेशिया ओपन। अमर उजाला ने लिखा है, चीन की दीवार ढहा चैंपियन बनी साइना, 2 हफ्ते में लगातार दूसरा खिताब बैडमिंटन सनसनी के नाम। और इसी न्यूज पर नव भारत टाइम्स ने लिखा है, साख पर खरी उतरी साइना। भारत की टॉप बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज जीतकर लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीतने की उम्मीद बढ़ा दी है। 5वीं वरीयता प्राप्त साइना ने वर्ल्ड के नंबर 3 चीनी खिलाड़ी शेवरुई ली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो अक्षय, बहुत अच्छी न्यूज है खेल प्रेमियों के लिए। लंदन ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से और दावेदारी बढ़ सकती है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल has done it once again. It's a hat trick for her. She's won the Indonesian Open thrice now. Really very well done, Saina. From our team, we just say congratulations to you. Anjali, even all the English newspapers have highly picked upon the news of Saina Nehwal in their sports column. The Hindu writes, Saina bags her 3rd Indonesia Open title. A perfect build-up to the Olympics for the Indian ace. The Pioneer writes, Queen of Jakarta, Saina Nehwal beats Zwerui Lee of China to clinch 3rd Indonesian Open in 4 years. Similarly, the Indian Express has written, Saina ticks China box, beats world number 3 Zwerui Lee to win Indonesian Open in 3 games. Anjali, the most interesting news though is that Saina has beaten Chinese, and Chinese have a huge monopoly over the game of badminton. And if you see, some days back also, another badminton ace shuttler from India, P. Kashyap, had also beaten a Chinese. So Indians are continuously beating Chinese in a game which is supposed to be the monopoly of their own. So that's something that's a very important and interesting news that's come out of the victory of Saina. In any case, Saina is a good
probable candidate who can win us an Olympic medal. Let's just hope and say all the best, Saina. Make us proud once again in London Olympics also. इसी खबर के साथ आज के हमारे अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए अंक के साथ अखबार आजकल में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।